Hello everyone, welcome in this online platform of engineers classes for you. डियर, जैसा कि बोर्ड पे ऑलरेडी न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, एक प्यारा सा न्यूमेरिकल है। ये स्ट्रेसेस इन बीम चैप्टर से है, यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस का है न्यूमेरिकल। बेंडिंग स्ट्रेस का है जो लेक्चर ऑलरेडी मेरा अपलोडेड है। प्योर बेंडिंग का इक्वेशन भी डिराइव करके आपको हम दिखाए हैं डियर। तो उसी का न्यूमेरिकल है। चलिए रीड करते हैं और समझते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, कैसे ये न्यूमेरिकल हैंडल होगा। समझते हैं बहुत आसान तरीके से। फॉर ये गिवन स्ट्रेस, फॉर ए गिवन स्ट्रेस का मीनिंग हुआ स्ट्रेस का वैल्यू सपोज कीजिए आपका गिवन है ना। तो फॉर ए गिवन स्ट्रेस कंपेयर द मोमेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि स्ट्रेस का वैल्यू गिवन हो सपोज, तो कंपेयर करना है मोमेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस। अब जानते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है ना, उसको हम लोग एम से दिखाते हैं, कैपिटल एम। चूंकि एक इक्वेशन होता है प्योर बेंडिंग का भी लिखेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बीम ऑफ अ स्क्वायर सेक्शन। वो बीम का जो सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, सेक्शन का मतलब क्रॉस सेक्शन है, वो कैसा है, स्क्वायर है। व्हेन प्लेस्ड, पहला पॉइंट, व्हेन प्लेस्ड के बाद है पहला पॉइंट, विद इट्स टू साइड्स हॉरिजॉन्टल। इसका दोनों साइड जो है, पहला केस में है एक हॉरिजॉन्टल होना चाहिए स्क्वायर का, और दूसरा केस में है डियर कि विद इट्स डायगोनल हॉरिजॉन्टल। डायगोनल हॉरिजॉन्टल है एक केस में आपका, यानी कि यहाँ पे यदि हम बातें करें ना तो कुछ इस तरीके का है कि फर्स्ट केस जो बता रहा है ना, वो आपको इस तरीके का बातें कर रहा है कि ये आपका एक स्क्वायर सेक्शन है, ये आपका एक स्क्वायर सेक्शन है। मान लेते हैं ए आपका इसका साइड है, ए है इसका साइड है, तो स्क्वायर सेक्शन है। तो इस तरह से इसका टू साइड्स हॉरिजॉन्टल, दो साइड्स हॉरिजॉन्टल, देखिए दो साइड आपका हॉरिजॉन्टल है, दो साइड वर्टिकल है ना। ये आपका एक्सिस होगा, मान लीजिए इस एक्सिस को आप कह सकते हैं न्यूट्रल एक्सिस बोल सकते हैं, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ए इसका साइड है। अब एक केस में, सेकेंड केस में जो इसके लिए बोल रहा है ना, विद इट्स डायगोनल हॉरिजॉन्टल, विद इट्स डायगोनल हॉरिजॉन्टल। तो डायगोनल हॉरिजॉन्टल का एक ही कहानी है कि इस तरीके से कुछ बनेगा, है ना, इस तरह से ही बन सकता है डियर। विद इट्स डायगोनल, देखिए डायगोनल अब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे दो साइड हॉरिजॉन्टल और दूसरा केस का ये डायगोनल, यानी कि ये दिस इज फॉर फर्स्ट केस और दिस इज फॉर सेकेंड केस। डायग्राम बनेगा, ये डायगोनल है हॉरिजॉन्टल, इसका भी साइड क्या है, ए और ए है साइड, और इसको आप कह सकते हैं न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। तो आपका एक सेक्शन ये दिया हुआ है, कहिए तो क्वेश्चन में समझना है, ये सेक्शन सर्कुलर नहीं है, स्क्वायर है, और दो साइड आपका हॉरिजॉन्टल हो, ऐसा बीम है आपका एक, और एक बार डायगोनल, मतलब इसको इसे घुमा दिया गया, यानी कि डायगोनल जो इसका होना चाहिए सेक्शन का वो हॉरिजॉन्टल। तो ये दोनों में बताइए कंपेयर करके, मान लीजिए इसमें आपका m1 है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसके लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका m2 है। तो बताइए कंपेयर करके कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा है किस में कम है। क्योंकि एक चीज़ आप थोड़ा सा समझिए चीज़ों को, कि कोई भी बीम का जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ, हर एक बीम का एक स्ट्रेंथ होगा, तो स्ट्रेंथ जो डिफाइन किया गया है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ही। यदि ज़्यादा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है किसी भी बीम का, गौर कीजिएगा चीज़ों को, इफ़ any beam section has more moment of resistance than another type of section, then in this case which have maximum value of moment of resistance will be more strengthful than another type of section, ठीक है। ये बात आप चीज़ों को समझिएगा। मान लीजिए दो सेक्शन है और दोनों में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड किए। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि ऐसा रजिस्टेंस मूवमेंट जो कि रजिस्ट करता हो, तो रजिस्ट करेगा तो ऑब्वियस है कि बाइंडिंग को रजिस्ट करेगा। क्योंकि बाइंडिंग में क्या होता है, मूवमेंट के वजह से बाइंड होता है ना कोई भी सेक्शन, कोई भी बीम। तो मान लीजिए रजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड करे तो सेक्शन बाइंड नहीं होगा, यानी कि बैंड नहीं होगा, बैंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगा, सेफ रहेगा। क्योंकि बैंडिंग स्ट्रेस तो कोई अच्छा चीज़ है नहीं किसी भी सेक्शन के लिए, किसी बीम के लिए, समझिए लिए। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से एक्चुअली में स्ट्रेंथ बताया जाता है। तो यहाँ से आज पता भी चल जाएगा कि आखिर किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और किसका कम होगा, यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कहानी कि इसको सॉल्व करते हैं। तो उसमें गिवन डेटा में तो आपको डायग्राम में क्लियरली विजिबल है ही। एक तो है कि वी नो, आपको फॉर्मूला मालूम है क्या, तो सिग्मा बेंडिंग डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू m अपॉन आई।
इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। यहां से यदि बातें किया जाए तो m का वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हैं कि m का वैल्यू कितना होगा। ये दोनों को कंपेयर करें तो यहां से आप m का वैल्यू निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू क्या होगा, तो m इज इक्वल टू होगा सिग्मा b i अपॉन वाई होगा, i अपॉन वाई। मान लीजिए इसको मैक्सिमम लेंगे, एक्सट्रीम फाइबर तक लेंगे, एक्सट्रीम फाइबर तक का वैल्यू लेंगे। अब सिग्मा b जो है, मान लीजिए इस सेक्शन, एक सेक्शन के लिए हम m1 यूज किए, दूसरा के लिए m2 यूज किए, तो सिग्मा b दोनों में सेम। देखिए फॉर ए गिवन स्ट्रेस का वैल्यू एक गिवन है, सेम है। तो जब सेम होगा और i अपॉन वाई को आप जानते हैं ऐसे भी कि i अपॉन वाई मैक्स जो होता है वो कुछ और नहीं होता है बल्कि सेक्शन मॉडुलस होता है, जिसको z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं सिग्मा b इंटू जेड, यानी m इज इक्वल टू, ये ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला सिग्मा b इंटू जेड दिया, सिग्मा b इंटू जेड। यहाँ से आपको ये पता चल रहा है सिग्मा b मतलब बेंडिंग इंटू जेड है ना। जेड जो है वो सेक्शन मॉडुलस है, सेक्शन मॉडुलस, और सेक्शन मॉडुलस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, यानी किसी का सेक्शन ऑफ मॉडुलस ज़्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, अच्छी बात है। यदि सेक्शन मॉडुलस कम होगा किसी भी सेक्शन का तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से ये पता चल रहा है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हियर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सेक्शन मॉडुलस। मोमेंट ऑफ, यहाँ से आप कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी जेड, यानी जेड मतलब सेक्शन मॉडुलस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां से आप बातें कर सकते हैं। तो रेशियो m1 m2 निकालना है, ये तो एक बेसिक सा फॉर्मूला से रिलेटेड बात हुआ। तो चलिए m निकालने में यानी जेड पे डिपेंडेंट है तो सेक्शन मॉडुलस का जरूरत पड़ेगा। तो फर्स्ट केस से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट केस से, और फर्स्ट केस में मान लेते हैं m1। तो m1 फाइंड करने के लिए आपको किसका जरूरत पड़ेगा, z1 का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। m1 फाइंड करने के लिए आपको z1 का जरूरत पड़ेगा, तो फर्स्ट केस के लिए z1 नाम दे दिए। तो z1 का वैल्यू फर्स्ट केस में आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट यहाँ पे होगा, तो क्या होगा bd क्यूब, यानी कि इसके लिए क्या होता है a4 डिवाइडेड बाई 12 होगा, है ना, a4 डिवाइडेड बाई 12 इंटू a बाई 2 होगा। तो ये आएगा a क्यूब डिवाइडेड बाई 6। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं रेक्टेंगुलर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया bd क्यूब अपॉन 12, यहाँ पे bd क्यूब अपॉन 12 होगा। न्यूट्रल एक्सिस के पैरेलल में हम b को ले तो bd क्यूब अपॉन 12। अब b और d दोनों बराबर है क्योंकि ये स्क्वायर सेक्शन है, तो दोनों बराबर, तो a टू दी पावर 4 अपॉन 12 होता है। आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और y मैक्सिमम का मतलब है न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम लेयर तक का डिस्टेंस, यानी a बाई 2, तो a बाई 2 y मैक्स की जगह रखे, यहाँ से कटेगा, ये होगा डियर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, और चीज़ें आप ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो a क्यूब बाई 6 हो गया। चलिए z1 का वैल्यू a क्यूब बाई 6 हुआ, यहाँ से पता चल गया आपको z1 का वैल्यू a क्यूब बाई 6। अब जो है अगला के लिए हम z2 निकाल लेते हैं, सेकेंड के लिए z2 निकालते हैं। तो यहाँ से आप m1 सेकेंड के लिए अब हम z2 निकालते हैं डियर। तो z2 निकालने में आप देख पा रहे हैं i न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हमको चाहिए और डिवाइडेड बाय y मैक्स चाहिए। थोड़ा समझिए चीज़ों को। अब सेकेंड केस में जो है ना वो न्यूट्रल एक्सिस डायगोनल से पास कर रहा है, डायगोनल से पास कर रहा है। थोड़ा हम इसको जूमिंग वे में इस चीज़ को दिखाएं, थोड़ा इसको हम जूम करके दिखाएं, चीज़ों को समझना है। यहाँ से देखिए बड़ा करके कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए ऐसा होगा, ए है, ए है, ए है और ये ए है, ये डायगोनल है ना। तो आपसे यदि हम ये पूछें, ये परपेंडिकुलर होगा, ऑब्वियस है, आगे तक बढ़ेगा तो, है ना, ये एक दूसरे से सारा परपेंडिकुलर होता है। यहाँ से आपसे हम ये पूछें कि ये ए है, ये भी ए है, ये सब क्या होता है, स्क्वायर है ना, सारा एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, स्क्वायर है, चूंकि स्क्वायर को ही सिर्फ रोटेट कर दिए हैं। तो ये सब ये है, तो ये वाला वैल्यू कितना होगा, यहाँ से यहाँ का वैल्यू, ये वैल्यू जो होगा ऑब्वियस है, ये वैल्यू होगा, अब चीज़ों को समझ सकते हैं, एक इस तरीके का ट्राइंगल है ना, ये ए है, ये ए है, तो ये कितना होगा, a रूट 2 होगा,
ए रूट 2 होगा, पाइथागोरस लगा करके रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर का ए होगा, रूट 2 होगा। अब जो है वो इसका हम हाफ का यदि बात करेंगे तो हाफ कितना होगा, हाफ यहाँ से यहाँ का यदि हम बात करेंगे, ये यहाँ से यहाँ का देखिए रेट से, तो ये होगा ऑब्वियस है कि ए रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 होगा, ए रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 होगा, हर एक जगह से ए रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे होगा। तो अब आई न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हमको निकालना है, इसके अबाउट निकालना है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कितना होगा। इंटरेस्टिंग बात है, देखिए यहाँ पे ना दो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, चलिए इसका नेमिंग ही कर देते हैं। सपोज कीजिए ये है कैपिटल ए बी सी डी है, इस तरह से है। तो कैपिटल ए बी सी डी में ए सी के अबाउट यदि आपको निकालना है तो एक उसके ऊपर एक ट्राइंगल दिख रहा है, एक उसके नीचे ट्राइंगल, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को मिला दिया गया है, तो ये आपका बना है। तो एक राइट एंगल यदि एक ट्राइंगल होगा, एक ट्राइंगल होगा, देखिए एक ट्राइंगल है इस तरीके से, तो यदि हम आपको बोले कि ये हाइट मालूम है, ये हाइट है h है ना, ये हाइट कितना है h है इस ट्राइंगल का, और इसका ट्राइंगल का बेस जो है ना वो b है। तो बताइए, देखिए डियर, अब जो है ये जो दिख रहा है इसमें यदि हम बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको मालूम है क्योंकि दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ए डी सी और एक है ए बी सी, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल मिल करके ये पूरा बना हुआ है जो स्क्वायर दिख रहा है ना, जिसका डायगोनल हॉरिजॉन्टल है। तो एक ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का, एक ट्राइंगल का हम बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे, वो कॉमन है दोनों के लिए, दोनों ट्राइंगल का बेस वो कॉमन है और वो है ए सी। तो ए सी के अबाउट यदि निकालेंगे, यानी कि बेस के अबाउट जिसको बोलते हैं आई बेस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ट्राइंगल का बेस के अबाउट मालूम होगा, वो होता है बी एच क्यूब अपॉन 12। चूंकि सी जी के अबाउट होता है बी एच क्यूब अपॉन 36, बेस के अबाउट होता है, आपको लर्न होगा बी एच क्यूब अपॉन बी एच क्यूब। यहाँ पे एच जो है वो एच क्या है आपका, एच बराबर ए बाई रूट 2 है ना, एच क्या है ए बाई रूट 2 है डियर, क्योंकि यही तो ए रूट 2 बाई 2 है, तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बाई रूट 2 होगा, क्योंकि यही एच होगा आपका न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम लेयर तक का डिस्टेंस। अब यहाँ से बी और एच का वैल्यू पता चल गया, बेस बी मतलब क्या हुआ, ए से सी तक का डिस्टेंस को बेस बोलेंगे। यहाँ पे जो बी बराबर हुआ वो ए सी का वैल्यू हुआ, और एच का जो वैल्यू हुआ वो हुआ ए बाई रूट 2 हुआ। इस वैल्यू को जो है ना अब यहाँ पे हम पुट करेंगे इसमें, तो देखिए पुट करेंगे, आई न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो दो ट्राइंगल का कॉमन बेस के साथ जुड़ा हुआ है, तो कितना होगा बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू ए सी के बराबर, और ए सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए, यही है ना ए रूट 2, यही तो ए सी का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए रूट 2 और फिर लिखेंगे ए बाय रूट 2 का क्या होगा, ये क्यूब होगा, तो बी एच क्यूब बाई कितना होगा 12, और फिर फाइनली डिवाइडेड बाई कितना होगा वाई मैक्स मतलब ए बाई रूट 2 होगा, ए बाई रूट 2 होगा। देखिए क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है, यहाँ से ए से ए कैंसल आउट हो गया, और 2 से ये 6 टाइम्स से में ये कैंसल आउट हो गया, और आपका देखिए अब क्या बच रहा है, तो अब इसको और भी सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 2 है और यहाँ से ए का क्यूब होगा, ए क्यूब होगा और रूट 2 भी होगा, डिवाइडेड बाय ये रूट 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और डिवाइडेड बाय रूट 2 का क्यूब कितना होगा, 2 रूट 2 होगा, 2 रूट 2 होगा, रूट 2 कट जाएगा, तो ये फाइनली जो बचेगा डियर, अब 2 को जो है रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, तो ए क्यूब डिवाइडेड बाय रूट 2 हो जाएगा। फाइनली जो ये आएगा ना वो Z2 का वैल्यू ए क्यूब बाई रूट 2 होगा। जब इतना होगा, दोनों में Z1 Z2 निकल गया है, अभी आप देखें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे मिटाते हैं और अब आपको बतलाते हैं जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो उस कंडीशन में आप क्लियरली लिख सकते हैं कि M1 कंपेयर ही तो करना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस Z1 बाई Z2, और Z1 का वैल्यू है ए क्यूब बाई 6 और इसका वैल्यू है ए क्यूब बाई रूट 2, तो ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, यानी कि रूट 2 बाई आएगा 6। अब रूट 2 बाई 6 को यदि आप कैलसी से जल्दी से करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर है डियर, तो इससे तो देखिए कितना होगा, रूट 2
डिवाइडेड बाई 6 बराबर जो आ रहा है √2। एक बार रीचेक करेंगे डियर, कहीं कुछ चीज़ें ऐसा तो छूट नहीं गया है। अच्छा एक मिनट, देखिए यहाँ पे ये जो है ये 6 भी है डियर, यहाँ पे ये यहाँ पे 6 भी है, तो कितना हुआ था, एक क्यूब हो गया, एक क्यूब √2 हो गया, नीचे वाला √2 ऊपर चला गया, और फिर एक आपका 6 भी बचा, क्योंकि 2√2 हुआ, सॉरी डियर यहाँ पे 6 आपका छूट चुका है, तो 6 होगा तो कितना हो जाएगा, 6√2 होगा, है ना नीचे में। तो यहाँ पे कितना आएगा, इंटू में 6 भी आएगा, तो इंटू में क्या होगा, 6 भी होगा, ये दोनों कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो √2 का जो वैल्यू होगा 1.414 है ना, √2 इज इक्वल टू कितना होगा, 1.414 होगा, ठीक है एग्जैक्ट। तो 1.414 जो आ रहा है 1.414। अब यहाँ समझिए चीज़ों को क्या हो रहा है, m1/m2 इज इक्वल टू 1.414 आया डियर, ये इंटरेस्टिंग है। यानी कि 1 में जो मोमेंट है इसका मीनिंग क्या हुआ, यदि हम यहाँ से ऐसे देखें इसको, m1 बराबर 1.414 टाइम्स क्या है, m2 है, इसका मतलब यानी कि m1 का वैल्यू ज़्यादा है, m2 कम होगा, क्योंकि m1 1.41 टाइम्स, यानी एक अप्रॉक्स वैल्यू यदि कहे तो m1 का वैल्यू जो है वो m2 से 1.5 गुना ज़्यादा है, 1.5 टाइम्स। तो m1 का वैल्यू ज़्यादा है, m1 मतलब क्या था, जिसका दो जो था साइड वो आपका हॉरिजॉन्टल था, पहला वाला कंडीशन, दो साइड हॉरिजॉन्टल था, तो दो साइड हॉरिजॉन्टल के केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा है। यदि हम डायगोनल को हॉरिजॉन्टल रखेंगे उसके कंपैरिजन में, उसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कम है। तो ये बताइए कौन बेहतर होगा। तो कभी भी यूज यदि करें इस तरह का बीम को, तो फिर सेक्शन जो है वो फर्स्ट वाला कंडीशन यदि रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर कर रहा है। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा तो ऑब्वियस है, एक चीज़ और भी रिलेट कर सकते हैं आप, यहाँ से देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा, है ना, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है। और किस केस में, फर्स्ट वाला केस में, वहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। कंपेयर यही कर रहे थे कि दोनों में किसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो फर्स्ट वाला केस का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सेकेंड केस। सेकेंड केस का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका कम है डियर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि लेक्चर आपको पसंद आया होगा ये न्यूमेरिकल, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट करें कि आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल इस टाइप से आसान सा न्यूमेरिकल करना है उसके बारे में भी बताएं। आप लाइक करना ना भूलें चैनल को। आप यदि चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करें डियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।